हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठंडक बढ़ती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता होगा। इस समय तो सिर्फ सोने का मन करता होगा, दिल करता होगा जी भर के सोएं, कब सुबह हो कब रात हो पता ही ना चले। लेकिन जब जब ठंडक आती है तब तक पेपर आते हैं। जब जब आपकी ठंडक आएगी तब तक आपके पेपर आएंगे। जब ठंडक बढ़ती है तब पेपर नज़दीक आते हैं। जितनी ही ठंडक बढ़ती है पेपर उतना ही करीब आते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से कितना कोरिलेट है ना। ठंडक बढ़ी नहीं कि वैकेंसी आना स्टार्ट हो गई, ठंडक आई नहीं कि वैकेंसी की भरमार हो गई। मतलब आप सोचिए कितना एक दूसरे से कोरिलेट है। इसलिए हमें ठंडक में भी पढ़ाई को जारी रखना है जैसे हम गर्मी में करते थे। तो ठंडक में पढ़ाई करने के लिए हमें एक दो नियम अपना लें तो हमेशा ठंडक में हमेशा क्या है, आपने जो सोच के रखा है ना वो पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन हमें वो चीज़ें सोचनी होंगी कैसे ठंडक में पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले तो आप लोग कपड़े का विशेष ध्यान रखें। सभी लोग गर्म कपड़े पहने और जो रूटीन आप चला रहे थे गर्मी में सेम उसी रूटीन पे पढ़ाई रखें। कोई भी चेंजेस ना करें अपने टाइम में। जो टाइम गर्मी में था उतना ही टाइम ठंडक में भी दें। जिस टाइम गर्मी में पढ़ते थे उसी टाइम ठंडक में पढ़ें। देखिए हमें पता है सोने का बहुत मन करता है, लेकिन अगर हमें अपने लाइफ में कुछ करना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी होगी ना। ठंडक दूर हो जाएगी जब आप जॉब पा जाओगे। और थोड़ा थोड़ा सा अपने साथ ब्रेक लेके पढ़ाई करें, थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग दें। ठंडक है थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और थोड़ा सा गर्म चाय पीते रहें जिससे नींद ना आए, क्योंकि ठंडक में नींद बहुत आती है। कोई गर्म सूप ले लें, सूप पिए हर एक घंटे पे, सूप पी लाके और दूध पी लें। बहुत सारे बच्चे सूप ज़्यादा पसंद करते हैं, सूप खूब पियो, ठंडक में ज़्यादा पीना चाहिए। और जो लोग चाय पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं, चाय कॉफ़ी पिएं, लेकिन पढ़ाई नहीं बंद करना। हम कुछ भी खाएंगे कुछ भी पिएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं बंद करेंगे। लेट के बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो तुरंत सो जाओगे। ठंडक में नींद आने में समय नहीं लगती। आप लेटे नहीं कि सो गए, तो लेटना नहीं है, हमें बैठकर कुर्सी मेज पे ही पढ़ना है। बस पूरी आप फुल ड्रेस पहन लीजिए, पूरे कपड़े पहन के बैठिए जिससे आपको ठंडी ना लगे। ठंडी लगेगी तो आप बीमार हो जाओगे। तो पढ़ाई तो करना ही करना है, लेकिन ठंडक से बच के पढ़ना है, क्योंकि हमें जॉब पाने का ठंडक लग गई तब भी हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो फिर हम जॉब से बाहर हो जाएंगे। तो ठंडक को बिल्कुल दूर रखो और पढ़ाई पे फोकस करो। हमारा फोकस सिर्फ एक ही की तरफ होना चाहिए। एक की तरफ फोकस करो, वो तुम्हें मिलेगी ना। फोकस एक पे रखो। ठंडक में अभी वो मिलने के लिए बुला लेना तो तुम दौड़ते हुए चले जाओगे। सुबह 5 बजे कहेगी कितना भी कोहरा गिर रहा हो, चाहे सामने 2 कदम ना दिखाई देता हो, लेकिन तुम पहुंच जाओगे मिलने उससे, क्योंकि तुमने एक दिल में जुनून बसा रखा है कि तुमसे तो मिलना ही मिलना है। जब तुम उससे मिलने जा सकते हो, इतनी ठंडक में तुम्हें 5 बजे जा सकते हो, रात में जा सकते हो, तो इस पढ़ाई से इतनी दूर कैसे। तो इस ठंडक में पढ़ाई का भी ख्याल रखो। जैसे इतना ख्याल उसका रखते हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, मिलने चले जाते हो, कहो तो सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 5-5 घंटे गेट पे खड़े इंतजार करते रहो, अब आ रही होगी अब आ रही होगी। तो इस पढ़ाई का भी इंतजार करो कि कब हमारा जॉब सिलेक्शन होगा, कब हम नौकरी पाएंगे। तो जैसे आप दूसरे के लिए इतनी सिक्योरिटी रखते हो, जितनी इतनी सेफ्टी करते हो, इतना ज़्यादा ख्याल रखते हो, वैसे इस पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखो। ये भी तुम्हारा जीवन बनाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई ठंडक हो या गर्मी हो, हमें कंटिन्यू रखना है, उसी तरह पढ़ना है जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की सबसे बढ़िया प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट की जाए, जबरदस्त क्लास। कल हाँ क्लास नहीं कर पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपकी एक क्लास मिस कर दी, जल्दी मिस नहीं करूँगा, मैंने पहले ही बोला है। लेकिन आप लोगों का साथ रहा तब, आपका साथ होगा तभी हम कंटिन्यू पढ़ाएंगे। आपने साथ नहीं दिया, हम कंटिन्यू नहीं पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, यूपीपी बेस्ट होंगे क्वेश्चंस। यूपीपी के सबसे बेहतरीन प्रश्नों के लिए आज क्लास है। यूपीपी आज ये जो क्लास है यूपीपी समर्पित है, यूपीपी पर समर्पित क्लास। चलिए आइए, पहला प्रश्न लिया गया। पहला प्रश्न है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव विच विल रिप्लेस द क्वेश्चंस मार्क। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा शब्द आएगा ना, यही तो कह रहा। अब डजन मीन्स 12, दर्जन मीन्स दर्जन हिंदी में लिखते हैं ना, दर्जन, ये आपका दर्जन लिखा हुआ है।
और दर्जन मीन्स क्या होता है, 12 मीन्स होता है 12 ना, मीन्स दर्जन का संबंध 12 से, ये तो आप अच्छे से समझते हो। एक दर्जन में 12 केले, आप जब दर्जन में केले लेने जाते हो तो आपको 12 केले ही तो मिलते हैं, तो दर्जन का संबंध तो 12 से हो गया, ये तो क्लियर हो गया। तो स्कोर का संबंध किससे होगा, स्कोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्त क्वेश्चन ना, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारा क्वेश्चन जो होता है वो मस्त होता है, तो बहुत ही मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हम दीदार करें और अच्छे से समझें, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और हम छोड़ के चले जाते हैं। अब स्कोर, अब जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे 20, 50, 25, 10, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार बच्चे ने क्या सोचा कि स्कोर है तो 100 मार दो, लेकिन ऑप्शन में 100 नहीं था, बेचारा क्या करे, जब 100 नहीं दिखा तो सोचा 10 मार दो, 100 का ही तो 10वां भाग है 10 ना। तो भैया अगर आपको स्कोर का मतलब नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं लगा पाओगे। स्कोर का मतलब 20 होता है, तो आंसर क्या बनेगा 20। स्कोर का मतलब क्या होता है 20, हमेशा याद रखिएगा, स्कोर का संबंध 20 से होता है, तो स्कोर कितना हो जाएगा 20। तो जब दर्जन का संबंध 12 से है तो स्कोर का संबंध 20 से है। क्लियर, चलिए लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखते चलो, ये सब प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे यूपीपी स्पेशल में। आइए, दिया गया क्राउड को यह लिखते हैं, क्राउड को क्या लिखते हैं, CR, क्रो को, क्राउड बोल रहा हूँ, क्रो को लिखते हैं XILD, ठीक है। तो मंकी को क्या लिखेंगे, MONKEY, मंकी को क्या लिखेंगे, 2 भाग में तोड़ दो इसको, ये 3 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 9 है, ये 12 है और ये 4 है। तो ये और ये एक दूसरे के सब क्या हैं, अपोजिट वर्ड हैं। अपोजिट वर्ड में हमेशा संख्याओं का योग कितना बनता है 27, 24 और 3 27, 18 9 27, 15 12 27, 23 4 27। जितने भी अपोजिट वर्ड होते हैं उनका योग कितना बनता है 27 बनता है। इसका और इसका योग कितना बनेगा 27, इसका और इसका योग कितना बनेगा 27। ये दोनों ये सभी वर्ड एक दूसरे के अल्फाबेट अपोजिट है, अपोजिट अल्फाबेट है। अपोजिट अल्फाबेट से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो अपोजिट अल्फाबेट हमेशा 27 पे बनता है। बात क्लियर है, अपोजिट अल्फाबेट हमेशा 27 पे बनता है, ठीक। मंकी 13 15 14 IJK 5 25, ठीक है। 25 में 2 जोड़ोगे तो 27। अब बहुत बड़ी बात आती है, बच्चा सोचता 25 में 2 कैसे जोड़ा जाए, 27 बनाना है तो 26 पे हमारा क्या होता है Z होता है और 1 पे क्या होता है हमारा A होता है। अब अपने ऑप्शन में चले आओ, क्या है लास्ट में B है। चलो आगे से देखो, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 13 में अगर 14 जोड़ा जाए तब क्या बनेगा 27, तो 14 पे क्या होता है हमारा N। 12 जोड़ दिया जाए, 12 पे क्या होता है हमारा N के बाद IJKL, कौन सा होता है 12 पे बताओ L। 14 में 13 जोड़ दिया जाए तब 27 बनेगा M। देखो NLM है कोई, NLM 3 में है ना, ये देखो ये कटेगा और आओ और अभी जोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें 16 जोड़ो मीन्स P, NLMP, ये कट गया, अभी 2 हैं, ठीक है। इसमें 22 जोड़ो और 22 पे क्या होता है, 22 पे क्या होता है V, तो NLMPV, ये देखो आ गया, ठीक। हमेशा जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो 27 पे होते हैं। लोग इसका एक कोई फार्मूला बना के रखें, कहते हैं उसको याद कर लो, कोई मतलब नहीं है। क्यों याद कर लें, या फर्जी की चीज़ें याद करना है हमें ऐसे ही याद करने के लिए 50 से एक GS का एक भंडार पड़ा हुआ है, और एक चलें रीजनिंग में भी याद कर लें, मैथ में भी याद कर लें, तो सब में याद ही कर लें, काहे लिए पढ़ें फिर। तो हमें याद नहीं करना, हमें बस इतना याद रखना है कि अपोजिट वर्ड जो होते हैं हमेशा 27 पे बनते हैं। तो 27 जैसे अब आया, 13 में 27 बनाने के लिए 14 जोड़ो, 14 पे क्या होता है N। 15 में 12 जोड़ो तो L, 14 में 13 जोड़ो तो M। तो 27 जब अपोजिट वर्ड हमें पता है कि दोनों का योग 27 बन जाए, वो हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हमें करना क्या है, ABCD हम सबसे पहले पेपर में लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, याद क्यों करेंगे ना। क्लियर, चलो
फिर से जेल वार्डन का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का बहुत तगड़ा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन है। सभी लोग ध्यान से समझें और अच्छे से लगाने का प्रयास करें। एक बार आप प्रयास करो। बताया जाए, चलिए 1-1-3-19-169 1-1-3-19 169 क्वेश्चन मार्क आ गया सबका या नहीं आया बताइए, बताया जाए। चलिए देखिए, अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जब हम इस सीरीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जब हमने एक बात और बताई, जब भी सीरीज में गैपिंग ज़्यादा होगी तो या तो उसमें किसी का स्क्वायर जोड़ा गया होगा, या तो किसी संख्या का गुणा करके कुछ जोड़ा गया होगा, या तो कुछ घटाया गया होगा। हमेशा दिमाग में बात सेट रखना, सीरीज में गैपिंग ज़्यादा है तो या तो कुछ गुणा करके जोड़ा गया है, या तो कुछ गुणा करके घटाया गया है, या तो किसी का स्क्वायर किया गया, या तो किसी का क्यूब किया गया, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। ठीक, तो अगर हम इस सीरीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बात जानी चाहिए कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जिससे हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि अगर एक में 3 का गुणा कर दें और 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला 1 आ गया। अब इस वाले 1 को उठाते हैं और इसमें 5 का गुणा करते हैं और 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 3। अब इस 3 को उठाते हैं, इसमें 7 का गुणा करते हैं और 2 घटा देते हैं, कितना आ जाता है, 19। देखिए आंसर मिल गया। फिर 19 को उठाते हैं, इसमें 9 का गुणा करते हैं और 2 माइनस करते हैं तो 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 का 9 17 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 169। देखो आ गया, बात तो समझते जाना। ये 3 5 7 9 फिर 11 मीन्स 169 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 करेंगे। 11 9 99 का 9 हासिल लगा 9, 11 छक्का 66 और 9 75 का 5 हासिल लगेगा 7, 11 का 9 11 7 18 और माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, 1857। देखिए है ऑप्शन में, ये देखिए। तो किया क्या गया, 3 5 7 9 11 ये ऑड नंबर्स की सीरीज बना के मल्टीप्लाई किया गया और सब में से 2 माइनस कर दिया गया। बहुत ही बेस्ट प्रश्न था, जेल वार्डन 2020 पेपर का आया हुआ, ये बहुत ही मस्त प्रश्न था। मतलब ऐसे प्रश्न वाकई में दिल जीत लेते हैं, जिसमें बच्चों का बहुत सारा माइंड खर्च होता है पेपर में। 1 मिनट बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बताइए कोई समस्या है? तो ऐसे जेल वार्डन ने 2-3 प्रश्न पूछे, हम एक एक करके आपको पढ़ा देंगे। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, रोज एक एक देते रहेंगे सीरीज का, और सीरीज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लाने वाले हैं और इस सीरीज की क्लास लाने वाले हैं हम आपके लिए, जो डिजिटल सम बेस होगी। हम उसमें 3-4 मेथड से ही पूरी सीरीज को समाप्त करेंगे, फिर उन मेथड का उपयोग हम लोग सीरीज में करेंगे ना। अभी पहले हम सिखाएंगे वो मेथड कैसे होते हैं। बहुत ही अच्छी नोट्स बना रहा हूँ एक सीरीज की, और बहुत ही सभी आए हुए प्रश्नों पे एक जादू करने वाला हूँ सीरीज में। इंतज़ार करो उस दिन का ना, बहुत ही जल्द होगा आपके लिए। चलिए एक प्रश्न और बहुत बड़ा सा, क्या लिखा है, नीचे दिए गए सवाल में 2 कथन 1 और 2 हैं, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें। ठीक है, और पढ़ते हैं फिर जवाब देते हैं अपना। क्या वनीता 24 वर्ष की है? हमसे प्रश्न पूछा गया, वनीता एक लड़की है, क्या वो 24 साल की है? हमने देखा तो है नहीं उसको, तो हम कैसे बताएंगे कि वो 24 साल की है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ निष्कर्ष दिए गए, उस निष्कर्ष के अनुसार हम जांच करेंगे क्या वनीता 24 साल की है या नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या दिया गया, 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी। 5 साल पहले वनीता की जो उम्र है एक अभाज्य संख्या नहीं थी, अभाज्य संख्या नहीं थी 5 साल पहले। और पूछा है वनीता की उम्र 24 वर्ष है
या नहीं है। तो इससे हम कैसे बता पाएंगे कि 5 साल पहले एक अभाज्य संख्या नहीं थी। मतलब 5 साल पहले भी जाएं तो 19 साल की एज होगी, तो इस समय 24 साल है या नहीं है ये क्लियर नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और कहा 5 साल पहले वनीता की उम्र एक अभाज्य संख्या नहीं थी। अगर वनीता की उम्र आज 24 साल है और इसमें से 5 साल पहले जाते हो तो वनीता की उम्र आएगी 19 साल, और 19 एक अभाज्य संख्या है। और इसने कहा है 5 साल पहले वनीता की उम्र 24 साल थी या नहीं थी। तो पहले वाले निष्कर्ष से हम आंसर नहीं बता सकते कि वनीता की उम्र 24 साल है या नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले उसकी जो उम्र है वो एक अभाज्य संख्या आ रही है। 24 से 5 माइनस करोगे तो 19 साल आ रही है, तो पहले वाले से तो आंसर नहीं बता सकते। आइए दूसरा चेक करते हैं। वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 से 2 गुनी है जो 39 साल की उम्र का है। वनीता जो है अपने भाई की उम्र की 1/3 की 2 गुनी है। भाई की उम्र इस समय कितनी है? 39। अगर इसका 1/3 करते हो तो भाई की उम्र आ जाएगी 12। 1/3 करोगे तो 12, और क्या इसकी 2 गुनी है, देखो 24 साल आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरे वाले से ही आप आंसर दे सकते हो। वनीता अपने भाई की उम्र की 1/3 की 2 गुनी है। भाई की उम्र कितनी है? 39। इसका 1/3 करोगे कितना आएगा? 12। इसका 2 गुना करोगे तो कितना आएगा? 24। तो वनीता की उम्र कितनी आ गई? 24 साल। तो पूछा क्या वनीता की उम्र 24 वर्ष की है? तो हाँ बिल्कुल है। तो कथन 1 आंसर का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कथन 2 ये देखो, कथन 2 में उपलब्ध तथ्य अकेले ही सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। पहले वाले से तो कोई निष्कर्ष ही हम नहीं निकाल पा रहे, तो पहला वाला तो पहले ही मैंने काट दिया था। दूसरे वाले से चेक करना था क्या हम इसका आंसर दूसरे वाले से दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो वही आंसर हमारा सही है। चलें कहाँ चलें? आइए, बहुत ही बेस्ट प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यूपीपी स्पेशल में समझ लीजिए ऐसे प्रश्न यूपीपी के पेपर में पूछे जाएंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त रीजनिंग की सीरीज चल रही। जितने भी यूपीपी के विद्यार्थी हैं, एसएससी के विद्यार्थी हैं, वीडियो के जिनका पेपर आने वाला है, जूनियर इंजीनियर का जिनका पेपर आने वाला है, ये क्वेश्चन उनके पेपर में रखे मिलेंगे, परेशान मत हो। बिल्कुल ज़बरदस्त सीरीज चल रही प्रश्न की। कह क्या रहा है? 5 लोग PQRST एक इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही क्रम में हो। ठीक है, इमारत की सबसे निचली मंजिल पहली मंजिल है और उसके ऊपर दूसरी, इस तरह सारी मंजिल हैं। ठीक है, 5 मंजिल हैं, 1 2 3 4 5। सबसे निचली वाली 1 है और सबसे उसके ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, पहले वाले पे हो। क्यों सबसे शीर्ष मंजिल पर रहता है? क्यों जो है सबसे शीर्ष मंजिल पर रहता है और RS का बिल्कुल बगल का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पहली वाली पॉइंट हमने सिर्फ क्लियर किया, इसको हमने भी बनाया है। क्यों शीर्ष मंजिल पर रहता है? आगे आओ। P जो है T और S के बीच में रहता है। T P के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। P जो है T और S के बीच में रहता है। T और S के बीच में रहता है। T जो है P के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से रोटेट हो रहा है, आप समझना। बहुत ही अच्छा, देखो बहुत ही अच्छा। कैसे? P जो है T और S के बीच में है। पहले पॉइंट सही हुआ, पहला पॉइंट देखिएगा। P T और S के बीच में है, तो T और S के बीच में P को लगा दिया। T P के ऊपर वाली मंजिल में है। T जो है P के ऊपर वाली मंजिल में, ये भी है। मंजिल क्रमांक और व्यक्ति की निम्न जोड़ियों में से कौन सा सही है? ठीक है, आगे आओ। अभी और समझो, अभी एक कोई रह गया था हमारा, कौन? R यहाँ रख दें। R कह रहा था S का बिल्कुल बगल का पड़ोसी नहीं है, तो R S का बिल्कुल बगल का पड़ोसी नहीं। कौन सा क्रम सही है? देखो, दूसरे पे R है नहीं, तीसरे पे T है। देखो ये क्रम हमारा सही है, ये देखो तीसरे पे T है, यही क्रम हमारा सही है। बस
कितना आसान प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते जाओ और उसका फिगर बनाते जाओ सेम पैटर्न पर, जैसा जैसा कहे वैसे वैसे पुट करते चले जाओ, आपका आंसर कभी नहीं गलत होगा, सेकेंडों में आंसर आ जाएगा। बस आपसे जैसा बोले आप वैसा उसका फिगर मेंटेन करो, फिगर मेंटेन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। रीजनिंग में और मैथ में कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दूंगा रीजनिंग का ना कि पेपर देखते हैं कैसे आपका बेकार होता है, इस बार हम भी देखते हैं। आइए, उस अक्षर युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। बताइए, आप पहले एक बार देख लीजिए, सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, हाँ फिर मैं बताता हूँ। सभी लोग देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को, बढ़िया प्रश्न ये भी है ना। ये पहला वाला है IR, दूसरा वाला है OL, तीसरा वाला है EV, चौथा वाला है ZA। हम तो पहले ही कह देंगे कि ZA ही को ही बाहर करो, क्योंकि ये हमारे 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U ना। तो देखो I O और E तो मिला, यहाँ पे A होना चाहिए था, तो वॉवेल तो पीछे भाग गया, तो एक हिसाब से तो ये भिन्न हो गया, ये डिफरेंट है। और कुछ देखते हैं, देखिए ये 9 पे है और ये 18 पे है, ये 15 पे, ये 12 पे, ये 5 पे, ये 22 पे, ये 26 पे और ये 1 पे। दो देखिए ये सब अपोजिट है, 18 9 27, 15 12 27, 5 22 27, 26 1 27, देखो सब अपोजिट है। तो यही वाला भिन्न हो जाएगा, क्योंकि और सब में वॉवेल हमारे पहले आए हुए हैं और उनके अपोजिट वर्ड जो कॉन्सोनेंट हैं, उनके अपोजिट जो कॉन्सोनेंट हैं वो बाद में आए हुए हैं। इसमें इसका अपोजिट पहले दे दिया है और वॉवेल को पीछे कर दिया, इसलिए ये भिन्न है। बहुत ही मतलब ऐसे प्रश्न पेपर में आने चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है पेपर में, ऐसे प्रश्न आने ही चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, कह रहा 15 सितंबर 2212 को, अब देखिए ये क्वेश्चन जैसे आ गया को हफ्ते का कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सीरीज में डालना नहीं चाहिए था मेरी ना। इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें हमें समझानी पड़ जाती हैं। ऐसे हमने कैलेंडर की क्लास पढ़ा रखी है, 2 क्लास पढ़ा रखी है। अगर जितने बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वे एक बार जाके कैलेंडर की क्लास वॉच कर लें, और हमें नहीं लगता ऐसे प्रश्न में कोई परेशानी होगी। सिर्फ हम आपके सामने सॉल्व किए दे रहे हैं, वैसे आप इसको समझ नहीं पाओगे अगर जब तक आप कैलेंडर के सारे रूल नहीं जानोगे इस वाले के, तो बहुत मुश्किल है। देखिए 15 का 15 ले लेते हैं, सितंबर का कोड चाहिए, तो 144 025 025 036 146। तो ये होता है जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर। तो सितंबर का कोड कितना आ जाएगा 6, 15 + 6 2212 को तोड़ दो, 2200 + 12, तो 2200 का कोड चाहिए, तो 1800 1900 2000 2100, ये शताब्दी है, 2200 ये शताब्दी है। तो ये 2, ये 0, ये 6, ये 4, ये 2, तो ये 2212 है। तो 2200 का कोड क्या होगा, 2200 का कोड क्या होगा 2, और ये 12 ही, इस 12 को लिख लेंगे, प्लस 12 में लीप वर्ष निकाल लेंगे। बहुत कुछ करना होता है, इतना आसान नहीं होता ये समझना। 4 3 12, 3 लीप वर्ष आएंगे, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये सब आप जाके क्लास में पढ़ लेना, हमारी ऑनलाइन क्लास पड़ी हुई है ऐसे प्रश्नों की, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। तो अगर जितने बच्चे यहाँ पे, बहुत देखिए बहुत मुश्किल है इसको समझा पाना, क्योंकि फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, पूरे कोड एक्सप्लेन करूँ, फिर तो ये प्रैक्टिस क्लास नहीं रह जाएगी। आप एक बार कैलेंडर की क्लास जाके पढ़ लो, अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होता तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कोई भी डाउट होता तो आप एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, चलिए 15 6 21 21 और 21 2 23 23 2 25 25 2 35 3 38 38 बटे 7 7 5 35, शेष कितना बचेगा 3। जब शेष 3 आता है तो 3 पे क्या होता है, ट्यूसडे होता है। अब आप पूरी क्लास पढ़ना तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। हमने आपको आंसर बता दिया कि मंगलवार आएगा। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो अपना लगा के देख लेना, जो नहीं पढ़े वो क्लास पढ़ लें, वरना अपने अपने मेथड सब लोग लगा लो, क्योंकि इसमें हर टीचर के अलग अलग मेथड होते हैं ऐसे प्रश्नों में। ठीक, आप जो नहीं पढ़े वो हमारी क्लास पढ़ लें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलेंडर, क्लॉक, सारी क्लासेस पढ़ी हुई हैं आपकी। आइए,
फिर से एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बताओ इसका संबंध जो इससे है वही संबंध इसका इससे है। जेट्रोफा, जेट्रोफा आप लोग पर्यावरण में पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा ईवीएस में जेट्रोफा आपको पढ़ाया गया होगा, पक्का पढ़ाया गया होगा। देखो शुगर केन से इथेनॉल बनता है, तो बहुत अच्छा पता है ना आपको कि जो गन्ना होता है उससे इथेनॉल बनता है, शुगर केन। शुगर केन को इंग्लिश में हिंदी में जानते हो, गन्ने को बोला जाता है शुगर केन, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे, है ना। शुगर केन जो होता है वो गन्ना होता है, ठीक है। और शुगर केन से हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, इथेनॉल बनता है शुगर केन से। तो जेट्रोफा से क्या बनता है, बायोडीजल, जेट्रोफा से बायोडीजल बनता है, ठीक है। ये एक प्रकार का पेड़ होता है, जेट्रोफा पेड़ नहीं कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं, जो तो इससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है, ठीक है, जेट्रोफा से। ये पर्यावरण में आप अपने जीएस वाले सर से पूछिएगा, ठीक है सभी लोग, कि सर जेट्रोफा क्या होता है। ये पर्यावरण में हमने टेट की तैयारी में पढ़ा था, तो मुझे याद है जेट्रोफा से बायोडीजल बनता है, ठीक है। इधर उधर की थोड़ा सा ज्ञान रखा करो, क्योंकि रीजनिंग सब जगह से बन के आती है। चलिए, एम आर का इकलौता बेटा है, पी क्यू की बहन है, एक्स सी का पिता है, जो आर की पत्नी है, क्यू एक्स इकलौती बेटी है, बेटी की बेटी है, एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है। चलो और रिलेशन बनाते हैं। चलो, एम आर का इकलौता बेटा है, एम जो है वो आर का क्या है, इकलौता बेटा है। एम ये बेटा है किसका, आर का, तो आर इसके क्या होंगे, पिता होंगे। चलो ठीक है, ये पिता और पुत्र का संबंध हुआ। पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी जो है वो क्यू की क्या है, बहन है। तो ये बहन भाई और बहन बहन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, पी क्यू की बहन है। एक्स सी का पिता है, एक्स जो है वो सी का क्या है, पिता है। एक्स सी का पिता है, तो मीन्स ये बेटा है सी, ठीक है। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है। अच्छा, एक्स जो है, एक मिनट, जो एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, एक्स जो है सी का पिता है और जो आर की पत्नी है, आर की पत्नी है, ठीक है। आर पत्नी हो सकता है, आर की पत्नी नहीं हो सकता, ये पत्नी हो सकती है एक बार। चलो अभी देखते हैं। क्यों एक्स इकलौती, क्यों जो है एक्स इकलौती बेटी की बेटी है, क्यों जो है एक्स की इकलौती बेटी की बेटी है, ठीक है। एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटा ही बनना चाहिए। चलो अब एक बात यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे नहीं समझ में आ रही मेरे, मैं बताता हूँ। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे पैदा होता है, आपको जैसे आप हो वैसे हम हैं। कन्फ्यूजन जहाँ पे पैदा होता है उस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका है। देखो उसने कहा है एम जो है आर का इकलौता बेटा है, एम जो है वो आर का इकलौता बेटा है, लेकिन आर को ये नहीं बताया है कि ये पिता हैं या मम्मी हैं, ये तो नहीं बताया ना इसने। ये पिता भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती हैं, क्योंकि कह रहा है एम आर का इकलौता बेटा है, ये बताया कि ये इकलौता बेटा है आर, एम आर का, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये इनका, ये मतलब ये इनकी माता हैं या इनके पिता हैं, ठीक है। पी क्यू की बहन है, पी और क्यू को बहन बना दिया गया। एक्स सी का पिता, एक्स जो है सी का पिता है जो आर की पत्नी है, और जो आर की पत्नी है, यही कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे। क्यों एक्स इकलौती बेटी, कुछ लैंग्वेज तो नहीं छूट गई है। एक्स सी का पिता है जो आर की पत्नी है, क्यों एक्स इकलौती बेटी की, हम तो बेटा पे कहेंगे, लगाओ देखा जाएगा, इसकी लैंग्वेज मुझे कुछ अलग लग रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे लैंग्वेज फंस जा रही है। एक्स सी का पिता है, एक्स जो है सी का पिता हो गया, और जो आर की पत्नी है, अब आर की पत्नी कैसे बन सकती है, और जबकि इसने कहा इसका बेटा, तो अकेले अगर ये भी एक बेटा हो जाएगा तो काम ही नहीं हो सकता,
नहीं बनेगा। फिर mx से किस प्रकार संबंधित है, चलो एक बार फिर से देखते हैं इसको, भी बाद में देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लगता है बेटा आंसर आना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमने सोच रहे हैं उस तरह नहीं आ रहा। अगर नहीं लगेगा तो कल बताएंगे, चलिए कल लैंग्वेज चेक करके बताएंगे। आइए, संख्याओं के संयोजन का चयन कीजिए ताकि उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। A Q D S U 1 2 3 4 5। हमें इसको देख के एक ही शब्द नजर आता है डायरेक्ट, स्क्वाड। स्क्वाड मीन्स क्या होता है, दस्ता। जैसे कि पीएम जी चलते हैं तो उनके साथ एक स्क्वाड चलता है, जहाँ पे बहुत सारे आर्मी के जवान उनके साथ चलते हैं, वो एक स्क्वाड ही होता है, उसको दस्ता ही बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप। तो क्या बना, 4 2 5 1 3, कोई है 4 2 5 1 3, ये देखिए बन गया अर्थपूर्ण शब्द। बहुत आसान था ये तो वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत आसान था। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, टोटल निकालना है कुल। कुल बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1, ये होता है कुल बराबर। कुल बराबर होता है बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1। बाएं से स्थान 11वां, कहने का मेहरुनिसा का नंबर 11वां। दोनों एक लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करें, चाहे दाएं से गणना करें तब भी उसका स्थान 11वां है, बाएं से गणना करें तब भी उसका स्थान 11वां है। तो 11 11 22 और -1, 22 -1 कितना हो जाएगा, 21। मीन्स पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 21। बताइए कोई परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक प्रश्न आपका थोड़ा सा बचा हुआ था ना, जो कंफ्यूज कर रहा था, देखते हैं आओ फिर से एक बार। हमें लगता है इसकी लैंग्वेज यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गई है। P की बहन X C का पिता है और जो R की पत्नी है, ये तो गलत है हमें लग रहा है। Q X इकलौती बेटी की बेटी है MX। चलो हम कल इसकी लैंग्वेज देख के बताते हैं, देखते हैं कल फिर से। और शायद कभी कभी माइंड नहीं काम करता है कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है, कोई परेशानी नहीं है। एक आध क्वेश्चन छूटने भी चाहिए, सारे बता देंगे तो क्या मतलब। एक तुम भी लगा के देखना, कभी कभी पढ़ाते वक्त माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहता ना, सुबह से शाम तक पढ़ाना तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। चलिए, और कोई क्वेश्चन में परेशानी तो नहीं हुई। ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं। ये वाला ये तो छोड़ दो, ये वाला समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा, ये वाला भी समझ में आ गया होगा, और सब समझ में आ गया है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल इतने ही क्वेश्चंस के साथ। कल लेकिन हम एक प्लान पे आए हैं। कल मैं सोच रहा हूँ एक टॉप क्लास की क्लास बनाई जाए और वो यूपीपी स्पेशल हो, एक दमदार क्लास। देखते हैं, विचार कर रहा हूँ 2-3 क्लास एक यूपीपी स्पेशल की डाल देता हूँ, ज़बरदस्त रीजनिंग वाली, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं आपके पेपर में ना। चलो देखते हैं, विचार कर रहा हूँ इस पर। अगर बन जाता है तो फिर यही करा देते हैं ना, यूपीपी स्पेशल। टूट पड़ो एकदम से, ले जाओ नौकरी। चलो फिर मिलते हैं कल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद आप सभी लोगों का।